दोस्तों बजट 2026-27 फटाफट 10 पॉइंट्स के अंदर इस पूरे बजट को समझते हैं। देखो बजट 2026-27 बजट का मतलब क्या है? जैसे आप अपने घर का बजट तय करते हो कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा खर्च करोगे, सिमिलरली ऐसे ही भारत सरकार भी देश के बजट को डिसाइड करती है। भारत सरकार भी बजट में यही बताती है कि पूरे साल भर में भारत सरकार कितना पैसा कमाएगी, भारत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, भारत सरकार पूरे साल भर में कितना पैसा उधार लेगी, भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, किस किस सेक्टर में भारत सरकार का मेन फोकस रहेगा, सेमीकंडक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, किस इंडस्ट्री को कितना पैसा दिया जाएगा। इस तरीके से जैसे हम घर का बजट बनाते हैं वैसे ही भारत सरकार देश का बजट बनाती है। सिमिलरली आसान भाषा में आप ये समझो, हर साल 1 फरवरी को भारत सरकार बजट अनाउंस करती है। जैसे इस साल संडे था तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे से संडे को भी भारत सरकार बजट अनाउंस करती है। अब बजट के अंदर भारत सरकार ने क्या कहा, अब जैसे देखो साल 2026-27 यानी अब जो आने वाला साल है उस साल की सारी अनुमान भारत सरकार लगा रही है। ये सिर्फ एक अनुमान होता है, ये कुछ फिक्स नहीं होता। आज तो 1 फरवरी 2026 है, भारत सरकार अनुमान लगाएगी कि साल 2026-27 के बीच में भारत सरकार क्या क्या करेगी। 26-27 का मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के बीच में ये जो कंप्लीट ईयर है इसके बीच में भारत सरकार क्या करेगी, इसको बजट कहा जाता है। जैसे अब भारत सरकार अनुमान लगा रही है कि साल 2026-27 में भारत सरकार की टोटल कमाई रहने वाली है 36.5 लाख करोड़ रुपए। यहां मैं लिख देता हूं 36.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार एक अनुमान लगा रही है कि भारत सरकार की कमाई रहेगी। भारत सरकार कह रही है कमाई भले ही 36.5 लाख करोड़ रुपए हो, लेकिन भारत सरकार टोटल खर्चा करेगी 53.5 लाख करोड़ रुपीस। कमाया कितना? 36.5 लाख करोड़ रुपए। खर्चा कितना करेगी? 53.5 लाख करोड़ रुपीस। कितना फालतू खर्च कर दिया? 17 लाख करोड़ रुपए फालतू खर्च करेगी अपनी कमाई से। कमाई और खर्चे के इस गैप को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है अगले साल का? 17 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार कर्जा कितना लेगी? 11.7 लाख करोड़ रुपए। क्यों कर्जा लेगी? क्योंकि देखो कमाई कर रही है 36.5 लाख करोड़ रुपए, खर्चा करेगी 53.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ऑब्वियस सी बात है 17 लाख करोड़ रुपए फालतू खर्च कर रही है, तो ये पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा। ये पैसा कहां से आएगा? उधार लेके। उधार कैसे ली जा सकती है? या तो भारत सरकार बॉन्ड इशू कर दे, या फिर मान लो फॉरेन बैंक्स हो गए, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो ऐसा करके जो है भारत सरकार कर्जा भी उठा सकती है। तो किसी भी तरीके से भारत सरकार ये फिर कर्जा उठाएगी। अच्छा, एक सवाल आता है कि भाई भारत सरकार फालतू खर्चा कर ही क्यों रही है? भाई 36.5 लाख करोड़ रुपए अगर कमाई है तो इतना ही खर्च करे ना। भाई हम भी तो अपने घर के बजट में ऐसे ही करते हैं, जब वीडियोस बनाते हो तो बोलते हो ना क्रेडिट कार्ड को यूज मत करो, ये ट्रैप है। तो ऐसे ही भारत सरकार जब 36.5 लाख करोड़ रुपए कमा रही है तो क्या जरूरत है 53.5 लाख करोड़ खर्च करने की? भाई इतना ही खर्चा करे। देखो जब आप, हर देश उधार लेता है, ठीक है, ऐसी भारत हम भी उधार लेते हैं। उधार लेके हम सड़कें बनाते हैं, हम एयरपोर्ट्स बनाते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। जब हम ये सारा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो ये जिस जगह भी हम पैसा खर्च करते हैं तो आने वाले समय में ये सारी चीजें हमारे को रिटर्न्स भी देती हैं। समझ गए? उधार लेना, देखो बिजनेस आप करते हो, कोई इंसान है वो अपनी लिमिट उठाता है ना बैंक से कि मेरी लिमिट 10 लाख की बना दो, 1 करोड़ की बना दो, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। सिमिलरली ऐसे ही भारत सरकार भी उधार लेती है। उधार लेके वो इन्वेस्ट कर रही है अपने देश में, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जब ये चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको थोड़े टाइम बाद रिटर्न मिलना दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उधार ली जाती है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कैपेक्स बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। कैपेक्स पे आने से पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो जनरली होता क्या है, देश का जो बजट है ना उसके अंदर हर कोई इंटरेस्टेड होता है। अब इस बार तो इवन बजट जो है संडे को अनाउंस हुआ था, बहुत से लोगों ने बजट देखा होगा, बहुत से लोग देश के बजट के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बजट को डिजाइन करते हैं या अपने घर के बजट को सीरियसली लेते हैं? बहुत कम लोग हैं। आप समझो भगवान ना करे एक बीमारी अगर किसी के घर में आ जाए ना तो इंसान को 10 साल पीछे ले जाती है। इतने बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल के बिल हैं। मतलब आप ये समझो भगवान ना करे कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, चलो हॉस्पिटल में जाने के बाद वो इंसान ठीक जरूर हो जाएगा, बीमारी से ठीक हो जाएगा, फिजिकली फिट जरूर हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा जो हॉस्पिटल का बिल बनता है ना वो इंसान को फाइनेंशियली अनफिट जरूर कर देता है। इसलिए मैं हर बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि देश का बजट बहुत अच्छी बात है, आपकी एजुकेशन पर्पज से आप समझो, लेकिन अपने घर के बजट को तो डिजाइन करो। अपने लिए हमेशा एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको जरूर लेना चाहिए। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसे ऐसे आने लग गए हैं जो डे 1 से आपकी डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा जैसी बीमारियों को डे 1 से ही कवर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस तो चलो आपको लेना ही लेना है, दूसरी तरफ आप समझो हमारे घरों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता कि बजट बनाने में, अपने घर का बजट बनाने में। क्यों? क्योंकि सबको पता है मेरे
पापा पैसा कमा रहे हैं, मम्मी पैसा कमा रही है, सब जब तक नियर एंड डियर आसपास है कोई बजट को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब हमारे परिवार का वो सदस्य भगवान ना करे दुनिया छोड़ के चला जाता है, जो मेन कमाने वाला इंसान होता है, पूरा परिवार बजट बनाने लगता है। हर इंसान कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, वो परिवार कॉम्प्रोमाइज करने लगता है कि ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी है। अच्छे से बजट बनता है फिर हर चीज का, वो कॉम्प्रोमाइजेशन ना हो। इसीलिए मैं हर वीडियो में ये भी बोलता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ प्लीज एक टर्म प्लान भी लो। यानी आज की डेट में तो मैं ये कह सकता हूं कि 400 या 500 रुपए का प्रीमियम मेरे को हर महीने देना है और मैं अपने लिए अच्छा खासा कवर ले सकता हूं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान का। और इवन अब तो जो पहले जीएसटी लगता था 18% का, वो भी सरकार ने हटा दिया। यानी जितने पैसों में पहले आपको 10 लाख का कवर मिलता था, आज उतने ही पैसों में आप आसानी से 20 लाख का कवर ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आराम से कंपेयर करो। बहुत सारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं इंश्योरेंस के, उनको तसल्ली से कंपेयर करो और अपने लिए अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और टर्म प्लान लो। इवन अगर आप ऑनलाइन जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हो ना, तो आपको आराम से 15 से 25% तक के भी डिस्काउंट मिल जाते हैं अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस को परचेस करते हो। ठीक है, इसके अलावा कैपेक्स बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा होता है जो भारत सरकार करती है आज, लेकिन इसके रिटर्न्स आने वाले दशकों तक हमारे को मिलते हैं। जैसे रोड बनाना, सड़कें बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, लॉजिस्टिक्स हब्स बनाना, ठीक है, ये जो सारे खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मेट्रो लाइन बिछा दो, नए नए एयरपोर्ट्स बना दो, है ना, तो ये नए ट्रैक्स बिछा दो, तो ये खर्चे बोले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसलिए जोर दिया जा रहा है, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं बेसिकली जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं जब हम पावर में आए थे साल 2014-15 में, तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे साल भर के बजट के अंदर। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जो कि आज बढ़ा के अब आने वाले बजट में ये बोल रहे हैं कि 12.2 लाख करोड़ रुपीस हम खर्च करेंगे सड़कें बनाने में, नए नए पावर प्लांट्स लगा लो या फिर जो भी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 12.2 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कर दिया हमने पिछले 11 सालों में जब से हम पावर में हैं। पिछले साल कितना खर्च किया था? 11.21 लाख करोड़ रुपीस। यानी पिछले साल से और इस साल में भी 1 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा खर्च किया जाएगा यही सड़कें वड़कें बनाने में। इसको कैपेक्स बोला जाता है, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप नॉलेज रखो, आप ठीक है, किसी गवर्नमेंट की तारीफ बुराई को छोड़ दो, बस आप अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस रखो कि आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए। ये बजट हम देख रहे हैं, अगला बजट आपको सुन के ही समझ आ जाना चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर सेक्टर्स के ऊपर बात की गई है, जिसमें बायोफार्मा शक्ति के ऊपर डिस्कशन किया गया और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। भारत सरकार बेसिकली ये कहती है कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है फार्मा के अंदर। बहुत सी दवाइयां हम सस्ते सस्ते दामों पे बना के दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका जैसे गरीब, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी गरीब देश हैं, उनको भारत दवाइयां सरप्लस अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो दवाइयां बनाते हैं ना, वो बहुत बेसिक बीमारियों की बनाते हैं, खांसी जुकाम, ये सारी चीजें, इसकी डिमांड ज्यादा है, ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हाई एंड बायोटेक ड्रग्स है, जैसे जो गंभीर बीमारी है, जैसे भगवान न करे अगर किसी को कैंसर हो जाए या ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जो इंसान को खुद ही मारना शुरू कर देती है, ठीक है, इंसान का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट ही काम करने लगता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं, इनकी जो कॉम्प्लेक्स तरीके से दवाइयां बनती हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी भी नहीं है। इसको बोला जाता है हाई एंड बायोटेक ड्रग्स। इन दवाइयों को अगर पेशेंट इंडिया का भी है ना, तो वो भी इंपोर्ट करता है, समझ के बाद, मतलब फार्मा कंपनीज इंपोर्ट करती हैं ये जो हाई कॉम्प्लेक्स दवाई हैं। तो इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है कि इसके लिए प्रॉपर एक रिसर्च विंग बनाया जाएगा जो इन हाई एंड जो बायोटेक ड्रग्स हैं इसको स्टडी करेंगे और ये दवाइयां भी फिर ताकि भारत में बनाए हमारी फार्मा कंपनियां और इसको भी जो है एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा सबसे ज्यादा 40,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर को एलोकेट किया। क्यों? क्योंकि छोटी सी चिप हर जगह चाहिए आपको, मोबाइल फोन से लेके हवाई जहाज बनाने तक हर जगह चाहिए। और 99% सेमीकंडक्टर भारत इंपोर्ट करता है। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना ताइवान के ऊपर। कल को चाइना बैन लगा दे, हमारी तो सारी इंडस्ट्री रुक गई। हमारी तो वॉशिंग मशीन जो असेंबली यूनिट भारत में लगी है वो भी बंद होगी। टाटा, महिंद्रा, ये गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जो ओप्पो चाइनीज कंपनी है वो भी बंद कर देंगी भारत में बनानी। कहने का मतलब एक छोटी सी चिप आप समझो टर्मोइल ला सकता है पूरे के पूरे देश के अंदर। तो भारत ये कहते हैं पहली चीज तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता है इससे भी। इंपोर्ट करते हैं तो $4 में पेमेंट करनी पड़ती है। इससे बढ़िया आप इन प्लांट्स को भारत में बनाओ, सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाओ भारत के अंदर। उससे होगा क्या? पहली चीज तो हमारी खुद की इतनी बड़ी नीड है सेमीकंडक्टर की, वो पूरी होगी। साथ साथ अगर सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में लग गए तो हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में पैसा कमाएंगे, तो उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा एक तरह से, ठीक है जी। इसके बाद रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इसके ऊपर भी बहुत विचार हुआ। ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं ना, ये भी एक तरह से बहुत काम की चीज है। इसको भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, मोबाइल फोन, डिफेंस इक्विपमेंट्स हर जगह यूज करते हैं। और बात
कमाल की देखो, ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है ना, ये भारत के अंदर अवेलेबल भी हैं। हम इनकी माइनिंग भी करते हैं, माइनिंग करके बाहर भी निकाल लेते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेकिन ये जो कच्चा माल निकलता है ना, इसको फिर हम चाइना को, ताइवान को एक्सपोर्ट कर देते हैं। चाइना को एक्सपोर्ट करने के बाद फिर चाइना, ताइवान जैसे जो देश हैं वो इसकी बेसिकली एक तरह से प्रोसेसिंग करते हैं और फिर वापिस भारत को ही बेच देते हैं। तो भारत सरकार ये कह रही है कि ये नहीं चलेगा, जब हम माइनिंग कर सकते हैं तो हम इसकी जो है प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि माइनिंग प्लस प्रोसेसिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की भारत में ही होनी चाहिए, और इसके लिए 2 डेस्टिनेशन चूज किए हैं, एक ओडिशा और एक तमिलनाडु। ठीक है जी, चलो। इसके अलावा ये बहुत अच्छी चीज है, 3 केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। बड़ी बड़ी जो केमिकल कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करती हैं वो भारत में नहीं आना चाहती। रीजन बीइंग क्योंकि भारत में चलता है, एटीट्यूड चलता है। ठीक है, कि भारत में क्या है कि केमिकल कोई कंपनी भारत में आई, बोलेंगे कि एक ये जमीन का टुकड़ा पकड़ो, गुजरात में दे दिया, हरियाणा में दे दिया, कहीं बंगाल में दे दिया, कहीं पे भी दे दिया। अच्छा, बोले जी इसका ड्रेनेज, ये जो गंदा केमिकल निकलेगा इसका क्या करेंगे? बोले जी जो पास पास नदी जा रही है उसी के अंदर बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन निकल रहा है, उड़ाओ हवा में, कोई दिक्कत नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तरक्की करो, पैसा कमाओ, फ्यूचर थोड़ी ना कुछ होता है, आज पैसा बस जोड़ो, सिंपल सा ये एटीट्यूड है। तो इस वजह से जो बड़ी बड़ी केमिकल इंटरनेशनल कंपनीज थी ना, ये भारत में नहीं आना चाहती थी। तो इसके लिए हमें जो एक केमिकल है, जैसे फार्मा केमिकल है, ये इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि भारत में कोई लगाना नहीं चाहता। फिर ऐसे ये फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स, ये भी इंपोर्ट करो जी। ठीक है, ऐसे फिर बैटरी, प्लास्टिक पॉलीमर्स, पेंट, डाई, टेक्सटाइल केमिकल, ये सब कुछ हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब भारत सरकार फाइनली कह रही है कि 3 बड़े बड़े देश में केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीट हजारों एकड़ की जगह एक भारत सरकार एक्वायर करेगी। इसका प्रॉपर हर इंडस्ट्री, यहां बहुत सारी इंडस्ट्री लगेंगी, ये सारी केमिकल की इंडस्ट्री लगेंगी। इनका जो वेस्ट होगा, ये बहुत गंदा वेस्ट होता है, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। ये अंडरग्राउंड जा करके फिर उसके अंदर केमिकल मिला के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एक तरह से। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर केमिकल एक तरह से समझो पार्क्स बनाए जाएंगे। और इससे होगा क्या, जो ये जो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो नॉर्म्स को देख के फॉलो करके ही सेटअप लगाती हैं, जो एनवायरनमेंट को, नेचर को बहुत सीरियसली लेती हैं, उनके लिए फिर एक रास्ता खुल जाएगा भारत में। क्योंकि उनको भी पता है भारत में बेचना है। ठीक है, भारत में बेचना है तो वो चाहते भी हैं कि भारत में बनाए, लेकिन भारत में ही एटीट्यूड ऐसा है कि चलता है वाला। तो अगर ये बनता है तो फिर बड़ी बड़ी जो केमिकल कंपनीज है वो भारत में आएंगी, और फिर ये केमिकल बहुत काम के होते हैं, तो इसको फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी खुद की कंजम्पशन तो है ही है, साथ में फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भारत सरकार बजट में ये कह रही है कि हम ये, अभी सारी चीजें अनुमान है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं। ठीक है ना, सब कुछ आप बस समझते चलो। इसके अलावा CCUS के ऊपर 20,000 करोड़ का खर्चा। CCUS क्या है? कार्बन कैप्चर। CC मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसका मतलब क्या है? मान लो एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री के अंदर अभी तक क्या होता था कि मान लो कोई प्लांट है, इसमें से कार्बन गैसेस निकल रही है, हवा में जा रही है, मिक्स हो जा रही है, कोई चैलेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कुछ बोलते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ न्यू नॉर्मल बनता चला जाता है भारत के अंदर। अब भारत सरकार ये कहती है कार्बन कैप्चर, ये जो कार्बन हवा में उड़ता है ना, इसको कैप्चर करो, इसको अंडरग्राउंड स्टोर करो। कार्बन कैप्चर और फिर ये स्टोरेज, और ये जो कार्बन स्टोर हो जाएगा इसको फिर यूटिलाइज करो, इस कार्बन को बेचो। किसको बेचो? ऐसी कंपनीज को जिनको कार्बन चाहिए। समझ के बात को, इसको हवा में मत उड़ाओ। एक तो इसको आप कैप्चर करोगे तो ये हवा में मिलने से पोल्यूशन नहीं करेगा, दूसरी बात इसको स्टोर करो और इसको यूटिलाइज करो। तो इस तरीके से ये मतलब एक तरह से सेटअप बनाने के लिए हर इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके लिए फिर 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एलोकेट किया पूरे साल भर में। फिर ये सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, CER, भारत सरकार कहती है कि जी आज की डेट में हो क्या रहा है, अभी कोई भी इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई भी इंसान जिसको नौकरी करनी है उसको सिर्फ दिल्ली दिखती है, बैंगलोर दिखता है, गुड़गांव, नोएडा, बड़े बड़े शहर, पुणे वुने, जो भी बड़े बड़े शहर है सिर्फ वही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, हर इंसान को वहां जाना है। इन शहरों के अंदर माइग्रेशन इतना बढ़ चुका है कि गाड़ी चलाने के लिए रास्ते नहीं बचे हैं। भारत सरकार कह रही है सिर्फ Tier 1 सिटीज के ऊपर नजर मत रखो। भारत सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज को यह कह रही है कि आप Tier 2 और Tier 3 सिटीज के अंदर भी अपनी फैक्ट्रीज को लगाओ। क्यों? क्योंकि Tier 2 और Tier 3 सिटीज के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट तो इजीली मिल जाएगी, भाई लोग तो हमारे पास हैं, नौकरी करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। दूसरी बात, वहां पे लैंड भी आपको सस्ता मिलेगा। तो भारत सरकार कह रही है हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज के ऊपर आप फोकस करेंगे, Tier 1 से हटके। दूसरी बात, भारत सरकार कह रही है नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जी आप सिर्फ IT या फिर सर्विस सेक्टर को ही नौकरी समझ के बैठे हो। भी भारत सरकार ने टेंपल टाउन्स के ऊपर भी पूरा का पूरा फोकस किया है। टेंपल टाउन्स जैसे कि मान लो राम मंदिर है, ठीक है, या मान लो अमृतसर के अंदर गोल्डन टेंपल है, या मान लो बहुत सारी, जैसे कि उज्जैन के अंदर आप चले जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां बहुत बड़े बड़े मंदिर या बहुत बड़े बड़े रिलीजियस प्लेस हैं, ठीक है, अजमेर दरगाह हो गई, ठीक है। तो मतलब कहने का कि कोई भी ऐसी रिलीजियस साइट जहां पे लाखों में टूरिस्ट जाते हैं,
अब उस शहर, जैसे मान लो अब मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरे घर से बहुत 250 किलोमीटर के आसपास अमृतसर पड़ता है। वहाँ कभी भी ऐसा होता है कि चलो थोड़ा सा भी घूमने का मन किया तो अमृतसर चले गए, मत्था टेक आते हैं। अब हम वहाँ जब जाते हैं अमृतसर में, तो सिर्फ ये थोड़ी कि गए मत्था टेक के वापस आ गए, कुछ बंदा खाएगा भी सही, इधर उधर और भी कोई सामान खरीदेगा। तो कहने का मतलब होटल इंडस्ट्री, कई बार रात को रुक भी जाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री हो गई, फूड चेन सप्लाई हो गई, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हो गए, इनकी ये भी तो इकोनॉमी का पार्ट है ना एक तरह से। तो भारत सरकार ये कह रही है, एक तो टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, दूसरा ये जो टेंपल टाउन्स हैं जहां रिलीजियस साइट है उस शहर के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। उस साइट को हम ऐसा बनाएंगे कि वहां से इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़े और डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़े, ठीक है। इसके अलावा 7 हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात की गई है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के ऊपर बात की गई है। ये सर्विस सेक्टर क्या होता है? देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कि जी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, पेन बना रही है, पेन बना मैन्युफैक्चर हुआ और फिर इसको बेचना शुरू करो। एक होती है सर्विस सेक्टर, सर्विस के अंदर सिर्फ हम सर्विस देते हैं, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाते। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका होटल चेन हो गई, आपकी बीपीओज हो गए, है ना, जहां सिर्फ सर्विस दी जाती है, ओवर द कॉल कह लो या फिर इन पर्सन कह लो। तो भारत सरकार ये कह रही है कि साल 2047 तक दुनिया भर में जितनी भी सर्विस सेक्टर में जॉब्स होंगी ना, उसकी 10% जॉब्स का हम टारगेट लेते हैं कि वो भारत में ही होंगी, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये बूस्ट दिया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ये कह रही है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से ढालेंगे कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारी जो पढ़ाई है उसको हम सिलेबस को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर देंगे, जिस चीज की डिमांड चल रही होगी ना, हम वही चीजें पढ़ाएंगे। मान लो आज कंटेंट क्रिएशन की डिमांड चल रही है, भाई हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, इकोनॉमी का पार्ट है, तो हम ये भी सिखाएंगे, ठीक है। कल को मान लो कुछ XYZ नया बिजनेस आ जाता है, तो फिर हम अपने सिलेबस में वो सिखाएंगे, डिमांड के हिसाब से हम अपने सिलेबस को चेंज करेंगे, तभी तो हम 2047 तक 10% दुनिया की जॉब्स जनरेट कर पाएंगे सर्विस सेक्टर की। तो ये सरकार का एक तरह से एम है। अच्छा, फिर हेल्थ एंड केयर इकोनॉमी। हेल्थ आप समझो, भारत आप मतलब टचवुड चलो, बहुत अच्छी चीज है कि हमारी हेल्थ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। आप समझो, बाहर से इवन यूरोपियन कंट्रीज से लोग भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए। रीजन बीइंग, एक तो इलाज बहुत सस्ता है, दूसरा हमारे पास वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं। आप समझो यार, एक ऑस्ट्रेलिया है, आबादी ही 2 करोड़ है, वहां का एक डॉक्टर है, मान लो बहुत, आप समझते हो उसको बहुत प्रोफेशनल है, कितने लोगों का शरीर खोलता होगा एक दिन में या फिर एक महीने में? कितने? हद से हद मुश्किल से 2-3 दिन में एक शरीर खोलता होगा। यहीं आप PGI चले जाओ, एम्स चले जाओ, इतनी लाइन है। आप समझो, एक ठीक है पढ़ाई की अलग चीज है, दिन में एक डॉक्टर, मतलब आप समझो इतनी भीड़ है, एक इधर लेटा हुआ, एक उधर लेटा हुआ, उधर उसकी छाती खुली हुई, इसकी छाती खुली हुई है, तो इतना इजी, मतलब उसका हाथ इतना सेट हो चुका है। तो आप समझो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है ना, वो वर्ल्ड क्लास है। आज एम्स का डॉक्टर जब प्राइवेट में जाता है ना, तो उसकी डिमांड ऐसे उड़ जाती है, ठीक है ना। तो मेन ये चीज है, इस इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हेल्थ टूरिज्म को बूस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में आए, क्योंकि जब विदेशी इंसान भारत में आएगा तो डॉलर लेके आएगा, वो खर्च करेगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ डॉक्टर मैटर नहीं करता हेल्थ के अंदर, डॉक्टर के साथ साथ ये लैब वैब टेस्ट वेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, इनकी भी इकोनॉमी चलती है भाई। लोग यहाँ पे भी तो खर्चा करेंगे। आपका ये रेडियोलॉजी, एक्सरे कराना है, इनका भी काम चलता है ना। आप देखते होगे सिटी स्कैन, ये स्कैन, फलाना स्कैन, दुकानें खुली रहती हैं। अच्छा, फिर ये फिजियो वाले हो गए, ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियंस हो गए, फिर ये बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, इसके अंदर तो ये भारत सरकार कह रही है कि अगले साल हम 1.5 लाख केयर गिवर्स की जॉब्स भी जनरेट करें। केयर गिवर्स एक फ्यूचर है, समझो। रीजन क्या है? आज कोई ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है, मान लो किसी की उम्र 80 साल हो गई। पहले जमाने में होता था कि कोई बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया, तो बच्चा सारा काम धंधा छोड़ के माँ बाप की सेवा करता था। आज महंगाई कह लो, लोगों के पास टाइम नहीं है कह लो, ठीक है, बच्चे जो हैं वो टाइम नहीं दे रहे अपने माँ बाप को, ये ट्रुथ है सोसाइटी का। उस वजह से केयर गिवर्स की डिमांड बढ़ गई है। केयर गिवर्स कौन होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना कि सुबह सुबह मेरे घर के पास तो, इवन आई लिव इन पंजाब, तो यहाँ पे तो बहुत से लोग कनाडा जा चुके हैं, ठीक है, बुजुर्ग इधर हैं, तो कई बार बुरा भी लगता है थोड़ा सा देख के। तो होता क्या है, मॉर्निंग में जब आप सोसाइटी में निकलते हो तो एक केयर गिवर होता है, वो बुजुर्ग पेरेंट्स को जो घुमा रहा होता है। तो काफ़ी बुरा लगता है कि ऐसी भी क्या तरक्की कि आप देश से बाहर चले गए और आपके पेरेंट्स, या तो उनको भी ले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ले जाओ, आप उनकी टेक केयर करो, बट नहीं ले जा पाए, चलो कोई बात नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप वहाँ पे हो, आपको कुछ नहीं पता। वो एक बुजुर्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डेली देखता हूँ ये चीज़, मेरे घर के आसपास तो होती है, ठीक है। तो वो 80-85 साल के
ठीक है, कोई बुजुर्ग हैं वो व्हील चेयर पे हैं, एक अनजान जो 30,000 35,000 रुपये इनसे महीना लेता है वो उनको पार्क में घुमाता है, सर्दियां होती हैं तो धूप में बिठा देता है, उनसे बातें करता है, दैट्स इट। जो आपका बेटे को काम करना चाहिए वो केयर गिवर्स कर रहे हैं। बट ये ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का, जिस वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो भारत सरकार इवन इस पे फोकस कर रही है कि केयर गिवर्स 1.5 लाख नए केयर गिवर्स की जरूरत पड़ेगी अगले साल, और एक प्रॉपर हब बनाना चाहती है भारत सरकार जहां पे हॉस्पिटल भी हो, ये सारी जो दुकानें हैं मेडिकल स्कैन वैन की, ये सारी दुकानें भी हो, सब कुछ एक ही जगह पे हो, ये केयर गिवर्स भी इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि विदेशी कोई भी इंसान भारत में आए एक ही जगह रुके, वहीं होटल हो, वहीं हॉस्पिटल हो, सब कुछ वहीं हो, इलाज कराए और बाहर चला जाए। कुछ इस तरीके पे भारत सरकार फोकस करना चाहती है। इसके अलावा आयुष की फुल फॉर्म होती है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारे देश का, ठीक है, ये हमारी संस्कृति है। आप समझो आज हम प्रॉपर एलोपैथिक मेडिसिन पे शिफ्ट हो चुके हैं, जिसे हम अंग्रेजी दवाइयां बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां, चलो ठीक है, हर किसी का अंग्रेजी इलाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप इस पर हर चीज़ की टेस्ट कर सकते हो, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। लेकिन आज भी जो गंभीर बीमारियां हैं उनको क्योर नहीं कर सकती अंग्रेजी दवाइयां, सिर्फ रोक सकती हैं बढ़ने से, ठीक है। वहीं गंभीर बीमारियों का इलाज आज भी आयुर्वेदा के अंदर पॉसिबल है। समझ के बात को। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसको भारत सरकार ये कहती है कि टोटल 3 बड़े नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स फॉर आयुर्वेदा खोले जाएंगे, ठीक है जी, ताकि क्या हो, इससे ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये बने और हम एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, एक्सपोर्ट कर सकें। और इसके साथ एक चीज़ और भी बजट में, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, ये एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ ये बोली थी, मैंने लिखा नहीं बट मैं जब सुन रहा था तब मेरे को याद थी, ये बोला था कि जैसे होता क्या ना, भारत के अंदर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी तो हम प्रॉपर उसको टेस्ट नहीं करते, ठीक है, कि मतलब समझ लो, जैसे मान लो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी, अब इसको यूरोप में भेजना है, ठीक है, यूरोप में, यूएसए में इसको बेचना है, तो वहाँ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि ये आपने प्रॉपर टेस्ट की है, सर्टिफाइड है ये नहीं है, ये फिर हम कर नहीं पाते, तो इसको हम वेस्टर्न कंट्रीज में बेच नहीं पाते। तो ये प्रॉपर सर्टिफाइड हो, इसके लिए भी नई लैब्स खोली जाएंगी ताकि इनको सर्टिफाइड किया जाए और फिर इसका ईजिली हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर ये AVGC, ठीक है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड डिजिटल कंटेंट, ये 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में ये सिखाया जाएगा। एनिमेशन मतलब आज की डेट में OTT का ज़माना है, ठीक है जी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें तो हैं, ये सिर्फ भारत में हम एक कंज्यूमर बन के रह गए हैं, ठीक है। मूवी कोई बना रहा है, बस हम कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो मार्केट मत बन के रहो, उसको बनाओ। तो स्कूलों में सिखाया जाएगा कि एनिमेटेड मूवीज़ बनती कैसे हैं। विजुअल इफेक्ट, मान लो कोई ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहा है, ग्रीन स्क्रीन हट के बैकग्राउंड कैसे हो जाता है ना। जैसे बॉर्डर 2 मूवी बनी अभी, तो उसमें देखा ना, वो थर्माकोल शीट के आगे खड़े होकर के वो वो सुनील शेट्टी के जो बेटे हैं वो शूट कर रहे हैं ना, तो वो विजुअल इफेक्ट्स कैसे बनते हैं ये सीखो, ठीक है। सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, सीखो और बनाओ। अब आज की डेट में डिजिटल कंटेंट का टाइम है, जैसे यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें सीखो, ठीक है, और वीडियोस बनाओ, पैसा कमाओ, दैट्स इट। तो ये सीखो, ये स्कूल में सिखाया जाएगा, तभी तो किसी को इंटरेस्ट आएगा ना। तो ये स्कूलों में सिखाया जाएगा, तो ये 15,000 स्कूलों में ये अब शुरू होगा नया धीरे धीरे, फिर ये नई जॉब्स भी यहाँ क्रिएट होंगी, ठीक है। बाकी फिस्कल डेफिसिट, कि भारत सरकार कितना पैसा कमा रही है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो ये परसेंटेज में देखोगे तो इसका टारगेट 4.3% लिया गया है, ठीक है। ये फिस्कल डेफिसिट वैसे GDP के अगेंस्ट काउंट होता है। जैसे थोड़ा समझा दूं क्या, देखो, जैसे मान लो भारत सरकार ने 100 रुपये कमाए, ठीक है जी, और मान लो उस हमारे देश की GDP है 1,000 रुपये। देखो, भारत सरकार कमाती है टैक्सेस वैक्सेस से, GDP होती है कि आप और मैं सब मिलके कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको GDP बोलते हैं, ठीक है। तो देश की GDP 1,000 रुपये है, भारत सरकार ने कमाए 100 रुपये और खर्चा कर दिया 150 रुपये। तो वैसे तो देखो तो 50 रुपये फालतू खर्च कर दिया 100 रुपये के अगेंस्ट में, लेकिन GDP के अगेंस्ट में देखो तो 50 रुपये फालतू खर्च किया 1,000 रुपये के अगेंस्ट में, इंटू में 100, ये निकल के आएगा 5%। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया 5%। तो ऐसे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3% लिया है। ये कब डेंजरस हो जाता है, जब ये 7% से ऊपर चला जाए। 4.3% तक इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बाकी डेट टू GDP का रेशियो 50% लेना चाहती है भारत सरकार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हाँ, एक म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू मतलब होते थे पहले भी, लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी शहर 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा का म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करता है, तो भारत सरकार वन टाइम उस शहर को 100 करोड़ का इंसेंटिव देगी। जैसे अभी हाल फिलहाल इंदौर ने 1,200 करोड़ का म्यूनसिपल बॉन्ड इशू किया, ठीक है। मतलब क्या है कि इंदौर ने बॉन्ड इशू किया, देश में कोई भी नागरिक उस बॉन्ड के अंदर पैसा लगा सकता है। तो उससे होगा क्या, इंदौर की म्यूनसिपल जो एक तरह से बॉडी है उसको
पैसा मिल जाएगा जिससे वो शेयर के काम कर सकती है। बदले में आपको 8%, 8.5% जो भी इंटरेस्ट वो एक तरह से प्रॉमिस करेंगे, वो आपको पैसा देते रहेंगे। तो इससे होगा क्या, शेयर का भी काम हो जाएगा और उसको बार बार सेंटर 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 मदद 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 वो भी नहीं करना पड़ेगा। समझ के बात को। तो इस तरीके से भारत सरकार ने कहा है कि कोई भी म्यूनिसिपल बॉन्ड, अगर कोई भी शेयर 1000 करोड़ है उससे ऊपर का इशू करते हैं तो वन टाइम, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर अगले बार फिर कर दिया, वन टाइम 100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ पॉइंट मिस हो गया तो कमेंट जरूर करना। वैसे आई गेस मेन पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर कर ही दिए बजट के। बाकी नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, अपने लिए प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान जरूर लो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।